अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे, तो हम सेशन का आगाज करते हैं। तो हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है डायग्नोसिस। एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस एक प्रिवेलिंग कंडीशन के रूट कॉज तक पहुंचने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे कि सर दर्द है या गले में दर्द है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो आपसे डिफरेंट सवाल पूछकर आपकी कंडीशन को डायग्नोज करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि उस इशू को एक्यूरेटली ट्रीट किया जा सके। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से भी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो आपकी कंडीशन को ना सिर्फ अच्छी तरह डायग्नोज करते हैं, बल्कि आपको प्रॉपरली उसको रिजॉल्व करने के तरीके भी बताते हैं। We are glad to have Ma'am Sadaf Zaidi with us. She is a professional psychologist and has done MSc Psychology, Diploma in Clinical Psychology from PIMS Islamabad, and has done her Advanced Diploma in Clinical Psychology from Bahauddin Zakriya. मैम हमारी हेल्प करेंगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सिम्टम्स को देख के उनकी कंडीशन को डायग्नोज किया जा सके कि वो किस कैटेगरी के अंदर उनके सिम्टम्स फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर सैडनेस डिप्रेशन नहीं है, हर नर्वसनेस या फिर फियर एंजाइटी नहीं है। तो हम मैम से ये पूछेंगे कि किस इंटेंसिटी की सैडनेस या किस इंटेंसिटी का फियर या नर्वसनेस डिप्रेशन या एंजाइटी की कैटेगरी में फॉल करता है। तो वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काइंडली अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें मेंटल हेल्थ के बारे में, और फिर आप बता दें कि किस इंटेंसिटी की जो सिम्टम्स हैं वो किस कंडीशन के अंडर फॉल करते हैं। द माइक इज योर्स नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बुरहान, इस प्लेटफॉर्म पे इतने आप मेहनत कर रहे हैं और इससे आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकदाम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। जिस तरह फिजिकल हेल्थ होती है, इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ होती है एंड देन फिजिकल हेल्थ, क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी रखता है। अब हमारे यहाँ फिजिकल हेल्थ पे तो फोकस किया जाता है, नज़ला खांसी जुकाम हो गया, फीवर हो गया तो हम फौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन बहुत सीवियरिटी पे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हम उनको उसको नहीं उस तरह ट्रीटमेंट करवाते, या हम किसी साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। अव्वल तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कोई इशू होता है या मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है या किसी के एंजाइटी है या कोई भी इस तरह का साइकोलॉजिकल इशू है, तो हम उसको कहते हैं कि जी खुद ही ठीक हो जाएगा, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह से लौ लगाओ। ठीक है, ये सारी चीजें बेहतर है, लेकिन अगर किसी को बुखार हो जाता है तो वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने से वो फीवर नहीं उतरेगा। अगर किसी का गला खराब है तो वो 5 वक्त के रोजे रखने से सॉरी वो रोजे रखने से उसका गला ठीक नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन है। इसी तरह हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है और इनकी प्रॉपर मेडिसिन है। मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल हेल्थ में हमारी नफ्सियाती, हमारी इमोशनल, हमारी सोशल बेहतरी शामिल होती है। हम सोचते कैसे हैं, हम अमल कैसे करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ पर मुनहसर होती हैं। अब क्या कॉजेज होती है ऐसी जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है? इसमें 3 मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, सेकंड नंबर पे हमारा जेनेटिक्स फैक्टर है, और थर्ड नंबर पे हमारा एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारे बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका लेवल डिक्रीज या इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से कोई भी आपको साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं जो फैमिली साइकियाट्रिक हिस्ट्री जिनकी प्रेजेंट होती है। जिस तरह फिजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, डायबिटिक हो गई है, हार्ट इश्यूज हो गए हैं, या इस तरह की बीमारियां जो जीन्स टू जीन्स ट्रैवल करती हैं। इसी तरह साइकियाट्रिक इलनेस भी जीन्स टू जीन्स ट्रैवल करती है, और अगर आपकी फैमिली में कोई साइकियाट्रिक पेशेंट मौजूद है तो 25% चांसेस होते हैं कि वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर हो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे अगर किसी को ट्रॉमा हो गया है, कोई कोई किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो गया है, या कोई भी उसकी लाइफ में स्ट्रेसर आया है, उसकी वजह से
वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हर इंसान में पाई जाती हैं, या हम किस तरह से ये डायग्नोज करेंगे कि हाँ कि इस बंदे को कोई मेंटल हेल्थ इशू है और इसको किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। अ, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो एंजाइटी है। हर तीसरे बंदे को एंजाइटी के इश्यूज होते हैं और हर पांचवें बंदे को डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं। सैडनेस इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए एक बाकायदा डायग्नोसिस होता है। अगर आपको लो मूड है, आपको सैडनेस फील हो रही है, आप लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज है, आपका एपेटाइट डिस्टर्ब हो रहा है कि मतलब जरूरत से ज्यादा आपको भूख लग रही है या भूख बिल्कुल नहीं लग रही, नींद बहुत ज्यादा आ रही है या नींद बिल्कुल नहीं आ रही, आपको आपका सिग्निफिकेंटली वेट लूज हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, 5-10 किलो आपने वजन गेन कर लिया है, वेट गेन कर लिया विद इन 1 मंथ विदाउट एनी डाइट, तो ये भी डिप्रेशन की सिम्टम हो सकती है। इसके अलावा ये सारी सिम्टम्स, उसके बाद अगर सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं आपको, फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, ये सिम्टम्स, इसमें से 2 या 3 सिम्टम्स अगर आपको मोर देन 2 वीक्स मुसलसल रह रही हैं और उसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, देन वी कॉल्ड या वी डायग्नोज कि इस पर्सन को डिप्रेशन है। और उसकी भी फिर डिप्रेशन की भी आगे स्टेजेस होती हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या सोरेटिव, उसको हम फिर डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एंजाइटी की अगर हम सिम्टम्स देखें तो एंजाइटी की सिम्टम्स, उसमें बहुत सारी एंजाइटी की सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो कि फिजिकल सिम्टम्स आ रही होती हैं। इसमें आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन फील हो रही है, फोर्सफुली हार्ट बीट कर रहा है, सांस फूल रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, शिवरिंग हो रही है, हाथ पाँव में पसीना आ रहा है, एक्सेसिव वरी आपको महसूस हो रही है, घबराहट, बेचैनी, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी कुछ हो जाएगा। अ, ये सारी एंजाइटी की सिम्टम्स है। फिर इसमें पैनिक अटैक्स की सिम्टम्स सब टाइप आ जाती है एंजाइटी की, पैनिक अटैक्स, उसमें आपको चेस्ट में स्वेयर पेन होता है। इस तरह फील होता है जैसे बिल्कुल सिमिलर आपको लगेगा जैसे कोई हार्ट अटैक या हार्ट इशू हो रहा है। लोग ईसीजीज करवाते रहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते रहते हैं, लेकिन बेसिकली उनको होता है एंजाइटी का इशू है। बहुत ज्यादा फियर महसूस हो रहा है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन से अवॉइड कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं, तो वो भी फोबियाज आ जाते हैं। फिर एक और बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है जिसे ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि एक ख्याल का बार बार आना और फिर आपका उस पे कंपल्शन करना, उस पे अमल करना। जैसे बार बार हाथ धोना है, उसके बावजूद आपको ख्याल आ रहा है कि जी मेरे हाथ गंदे हैं, या बार बार आप लॉक चेक कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक दफा लॉक हम चेक करके, मोस्टली ऐसा होता है कि दोबारा थॉट आ जाती है कि हमने लॉक नहीं चेक किया, वो चेक कर लिया, उसके बाद आपको थर्ड टाइम थॉट नहीं आनी चाहिए। अगर आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम थॉट आ रही है, दैट मीन ये ऑब्सेशंस हैं, तो उसको फिर हम ओसीडी में डायग्नोज करेंगे। इसके अलावा कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो कि कॉमनली डिसऑर्डर्स में होती हैं, और अगर ये सिम्टम्स आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी में फील कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी माहिर नफ्सियात से जरूर रब्ता करना पड़ेगा। जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंस है कि नींद नहीं आ रही, या नींद आ रही है तो बहुत कम आ रही है और डिस्टर्ब स्लीप आ रही है, आपके एपेटाइट इश्यूज आ रहे हैं, आपको होपलेसनेस फील हो रही है, नम फीलिंग्स आ रही हैं, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन आ रही है, मतलब आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, आप जाके अपने एक्सरेस करवा रहे हैं, ईसीजीज करवा रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं, फिजिकली सारे वो ठीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ पार्ट्स में पेन महसूस हो रहा है। अच्छा, एक होता है साइकोसिस, जिसमें कानों में आवाजें आती हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, ऐसा लगता है कि लोग आपको आवाज दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, या आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये फर्म बिलीव होते हैं, या आप इनको शेक नहीं कर सकते। एक ख्याल का बार बार आना, ऑब्सेशन, जैसे एक ही थॉट रिपीटेडली थॉट आ रही है, बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार आप जो है वो सफाई का ख्याल रखें, घंटों घंटों आप जो है वो वॉशरूम में गुजार रहे हैं, के नापाकी के ख्याल आ रहे हैं आपको, लो सेल्फ टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुस्तकबिल के बारे में मायूस हो जाना,
बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी फ़ील होना कि आपसे रोज़मर्रा रूटीन लाइफ़ आपसे नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये कुछ थोड़ी बहुत सिम्पटम्स हर इंसान में होती हैं। लेकिन अगर उसकी डेली रूटीन लाइफ़, उसकी उसकी जॉब, उसकी स्टडीज़, उसके अपने सोशल लाइफ़ ठीक जा रही है, उसकी वज़ह से उसकी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, तो दैट्स मीन वो ठीक है, उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू नहीं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ़ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है या हर थोड़े बहुत इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर इन इश्यूज़ की वज़ह से आपकी डेली रूटीन लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आपको अपने करीबी माहिर नफ्सियात से, या अगर माहिर नफ्सियात की एक्सेस नहीं है तो किसी भी जनरल फिजिशियन से आपको एक दफ़ा मशवरा ज़रूर ले लेना चाहिए कि आपको इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपकी डेली रूटीन लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, ताकि वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सके। जी बुरहान, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही डिटेल में हमें बताया कि किस कंडीशन के क्या सिम्पटम्स हैं और किस टाइम पे आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए कि आपको चेक करवा लेना चाहिए। तो हम बेसिकली अपने पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगर कोई सिम्पटम्स उनको हो रहा है, कोई सिम्पटम फील हो रहा है और वो डिस्कस करना चाह रहे हैं एंड आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि बेसिकली इनको क्या इश्यू है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात को शेयर करें और बिल्कुल भी शाय ना हो, बिकॉज बी ओके एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में ओपनली बात कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि लोग जज करते हैं कहीं ना कहीं। और मैम, मैं आपसे भी सवाल एक करूंगा कि अक्सर लोग जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाह रहे होते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि तुम क्या पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो क्या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर होते हैं, और क्या ये इन कंडीशंस से गुजरने वाले लोग मतलब वो उनको पागल क्यों समझा जाता है, और प्लस उनकी ये जो कंडीशंस हैं ये टोटली रिजॉल्व हो सकती हैं अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन बुरहान। देखिए, पागलपन या मैडनेस हम तो अपनी साइकियाट्रिक फील्ड में यूज़ करते ही नहीं, ये एक जनरल टर्म है जो कि आम लोग आम ज़ुबान में करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यू है तो हम उसको डिसऑर्डर या अच्छा, इवन हम अपने पेशेंट को पेशेंट कह के नहीं बुलाते, उसको हम क्लाइंट कह के, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी बहुत मैटर करती है। और साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नॉन जजमेंटल होते हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो ये एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है और बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेगा, उसको लेबल कर देते हैं कि जी ये पागल है। पागलपन ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे इसको भी कैटेगराइज किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स को। टू कैटेगरीज में ये फॉल करता है, एक न्यूरोसिस होता है, एक साइकोसिस होता है। साइकोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जो जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि अक्सर लोगों को कानों में आवाज़ें आती हैं, या वो अ, ये रिपोर्ट करते हैं कि कोई उनके पास मौजूद होता है जिससे वो बातें कर रहे होते हैं। और अक्सर तो ये लोग हम लोग समझते हैं कि जिस पे जादू हो गया और उसको पीरों-फ़कीरों के पास ले जाते हैं, हालाँकि वो जादू या इस तरह का मसला नहीं होता। वो एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, एक मेंटल इलनेस है जो साइकोसिस में फॉल करती है। स्किज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है, वो मैनिक भी हो सकता है पेशेंट, और भी कोई उसको साइकोटिक इश्यू हो सकता है, जिसमें उसको कानों में आवाज़ें आती हैं, लोग दिखाई देते हैं, या उसको मुख्तलिफ किस्म के डिल्यूजन्स होते हैं। अच्छा, ये बड़ा सेवेरिटी पे एक पर्सन पहुँच जाता है, लेकिन इसका भी इलाज है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो ये ऐसे बंदे भी रिकवर हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और अपनी रूटीन लाइफ़ को एक अपने जो उनकी सोशल लाइफ़ है, उसको बहुत अच्छे से गुज़ार सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे जो न्यूरोसिस में फ़ॉल करते हैं डिसऑर्डर्स, और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए, मुख्तलिफ इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये 100% क्यूरेबल हैं। अगर इनका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट करवा लिया जाए, इनका इलाज करवा लिया जाए, तो ऐसे लोग 100% रिकवर हो जाते हैं, और दोबारा रिलैप्स होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, अगर ये पूरा कोर्स कर लें अपनी ट्रीटमेंट का, तो फिर ज़िंदगी में इनको कभी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का इश्यू वापस नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स हैं सारे।
और पागलपन या मैडनेस इस तरह का कुछ नहीं होता कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास, और साइकोलॉजिस्ट का तो बहुत वास्ट एरिया है, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट, अच्छा मैं एक और चीज भी एक यहाँ पे डिफाइन कर दूं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि लोगों को साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो समझते हैं कि दोनों एक ही हैं। साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, एफसीपीएस या एमआरसीपी या एमसीपीएस करते हैं साइकियाट्री की फील्ड में, और ये लोग मेडिकेशन से इलाज करते हैं। साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिनका थ्रू आउट साइकोलॉजी में कैरियर होता है, जो कि बीएस साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, आगे एमएस करते हैं या एमएससी करते हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ क्लिनिकल डिप्लोमास करते हैं, पीएचडी करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ये लोग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और ये मुख्तलिफ टेक्निक्स और थेरेपीज के थ्रू इलाज करते हैं, ये लोग मेडिसिन नहीं देते। तो दोनों तरीका कार जो है वो बड़े जरूरी होते हैं। ये आपका माहिर नफ्सियात मुतय्यन करता है कि आपको मेडिकेशन चाहिए या आपको जस्ट काउंसलिंग या साइकोथेरेपी चाहिए। अब बहुत सारे सोशल इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों से, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, और उसको स्ट्रेस कर देते हैं, और फिर वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा होता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट एज अ फ्रेंड आपकी बात सुनते हैं, आपको अच्छा मशवरा देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया है, कोई इस तरह का ट्रॉमा हो गया है, अब वो ये चीज किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में सेक्स पे बात नहीं की जाती, अनएक्सेप्टेबल समझा जाता है। तो वो लोग इस चीज को डिस्कस नहीं करते, छुपा लेते हैं, और फिर वो बाद में बहुत बड़े उनके लिए स्ट्रेसर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है। और बहुत सारे इस तरह के और भी इश्यूज हैं जो कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते। अव्वल तो एक्सप्रेसिव हो, अपनी चीजों को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो जो आपकी छोटी छोटी इश्यूज होते हैं, अगर वो वहीं पे क्योर हो जाए, तो वो बड़े डिसऑर्डर में तब्दील होने से वहीं आप लोग बच सकते हैं, और आपका ट्रीटमेंट हो सकता है बड़े इनिशियल बेसिस पे। हमारे यहाँ लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी चीजों को छुपा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर बदकिस्मती समझ लें कि अच्छा मशवरा देने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो इस डर से कि आप को जज किया जाएगा, आपको आपको सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाएगा, तो लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली मौजूद नहीं है जिससे आप कोई एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करते हैं। जी जी बुरहान। मैम। जी मैम, हम क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं बेसिकली। जी मोहम्मद राशिद, काइंडली। अ, जी भाई, मेरी ना सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता। जब कोई बंदा मेरे बारे में बात करता है ना, नेगेटिव बात करता है, तो मैं उसे फेस नहीं कर पाता। मैं उसकी बहुत ज्यादा टेंशन लेता हूँ, उसकी बहुत ज्यादा गहराई में चला जाता हूँ कि उस बंदे ने मेरे बारे में ये बात की है और आखिर क्यों की है। जी मैम, काइंडली अगर आप बता दें कि ये किस मतलब कैटेगरी में ये चीज फॉल अच्छा, करती है, और ये हाँ, ये लो सेल्फ स्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में ये चीज आती है, ये फॉल करती है। और इसकी वजह से जब ऐसे लोग जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, जो हर चीज को बड़ा सेंसिटिवली परसीव करते हैं, वो इस कैटेगरी में जल्दी फॉल कर जाते हैं, या इन चीजों का ज्यादा जल्दी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक फियर होता है, खौफ होता है कि उनको जज किया जा रहा है। और अगर कोई थोड़ी सी भी बात कर ले तो वो उसको नेगेटिवली परसीव कर लेते हैं, बेसिकली उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये चीज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ स्टीम में आती है। और इसका जो है वो आप थोड़ा सा अगर इस पे फोकस करें या अपने ट्रीटमेंट की तरफ आए, तो बड़े इजीली आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। श्योर मैम। और मैम दूसरी वजह ये है कि मुझे कोई एग्जाम्स, मेरा अगर कोई एग्जाम्स वगैरह आ जाए, मेरे मिड आ जाए, मुझे मेरे फाइनल आ जाए, तो मुझे इसकी बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। हालांकि मुझे पेपर आता होता है, लेकिन मुझे टेंशन की वजह से पेपर भूल जाता है। अच्छा, आपको उस दौरान हार्ट बीट भी फास्ट होती है, या आपको ऐसे हाथ पाँव नम महसूस हो, या शिवरिंग हो, या ठंडे पसीने आए, इस तरह का यस कुछ मैम। फीलिंग हो? यस मैम। दैट कॉल एग्जाम एंजाइटी, जो एंजाइटी की एक सब टाइप है। और अक्सर लोगों को एग्जाम्स के दौरान ये एंजाइटी की सिम्टम्स आती हैं, और जब एग्जाम्स हो जाते हैं तो वो फिर सिम्टम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब भी वो एग्जाम्स आते हैं तो वो आपको सिम्टम्स आ जाती हैं, तो ये एग्जाम एंजाइटी होती है। श्योर मैम। थैंक यू।
जी मैम, एक और बात है कि फॉर एग्जांपल हमारे सर में दर्द होती है तो हम पैनाडोल या डिस्प्रिन नहीं लेते तो कुछ देर बाद वो रिजॉल्व हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो अगर आपको एक मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, वो ओरिजिनेट हो रहा है और अगर आप उसका बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करते, तो क्या चांसेस हैं कि बगैर ट्रीटमेंट के भी वो रिजॉल्व हो जाए या फिर वो चीज बढ़ती जाएगी आपके अंदर? बिल्कुल बुरहान, जो माइल्ड लेवल पे इश्यूज होते हैं ना, जैसे माइल्ड डिप्रेशन, मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन की 3 टाइप्स है, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। जो माइल्ड लेवल पे डिप्रेशन होता है वो अगर उसका ट्रीटमेंट ना भी करवाया जाए तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कुछ अरसे बाद। लेकिन वो एक अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो वो जल्दी क्योर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो देर तक चलेगा। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट करवाना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन में चांसेस ये होते हैं कि वो मॉडरेट या सिवियरिटी की तरफ जा सकता है, और अगर मॉडरेट लेवल पे चला जाए या सिवियरिटी की तरफ चला जाए तो फिर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो माइल्ड लेवल पे अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें तो जस्ट आपकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से वो माइल्ड डिप्रेशन आपका ट्रीट हो जाता है। इसी तरह एंग्जाइटी अक्सर टीन एज से शुरू होती है और ऑटोमेटिकली ये चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं टाइम के साथ। लेकिन फिर वही आ जाता है कि अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आप तकलीफ से बच जाएंगे, अदरवाइज वो आप तकलीफ सह सह के उससे उस चीज से गुजर के आपको वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके ठीक होने में। लेकिन फिर इशू वही आ जाता है कि ये सम केसेस में होता है कि अगर आपका ट्रीटमेंट ना, जैसे फर्ज करें कि अगर आपको फीवर हुआ है और आपको कोई माइल्ड सा इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो एक बॉडीली फंक्शन के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम होता है, स्ट्रांग होता है और आपको इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। तो आपका फीवर सेटल हो जाता है या आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन उसमें बहुत सारे 80% चांसेस ये होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता, वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इसमें भी चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि बढ़ सकते हैं, लेकिन माइल्ड लेवल पे ये ऑटोमेटिकली ट्रीट भी हो जाते हैं। जी मैम। मैम, एक और बात आपने की थी अभी कि अक्सर हम जो ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि अपना ईमान मजबूत करो और ईमान को ताज़ा करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, तुम ठीक हो जाओगे। तो कुछ मेंटल हेल्थ की कंडीशंस ऐसी भी हैं जो दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस से क्रिएट होती हैं। जी। तो उस सिनेरियो में फिर ये चीजें तो काम नहीं आती। तो उसमें फिर अ, आप जैसे कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप थेरेपी सेशंस कर सकते हैं। तो कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनके लिए दवाई जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। उसके ऊपर अगर आप जरा रोशनी डाल दें। बिल्कुल ऐसा है, देखिए नमाज रोजा जो है वो आपको एक स्पिरिचुअल रिलीफ तो देता है, आपको एक ज़हनी सुकून देता है, लेकिन जो इश्यूज आपके बायोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से आ रहे हैं, अ, फर्ज करें कि आपका सेरोटोनिन लेवल जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, वो डिक्रीज हो गया है। अब वो आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें वो इंक्रीज नहीं होगा उससे, उसका एक मैकेनिज्म है। वो या तो आपका जो आपकी मुख्तलिफ थेरेपीज टेक्निक्स हैं उनसे और आपकी मेडिकेशन से ठीक होगा। इसी तरह जो वही बात आ रही है कि माइल्ड डिप्रेशन जस्ट साइकोथेरेपी या काउंसलिंग से ट्रीट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करने के लिए बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, और वो जब उनको फॉलो करते हैं तो वो आपका वो सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज कर जाता है और फिर वो मेंटेन कर जाता है और आपका डिप्रेशन क्योर हो जाता है। लेकिन बहुत जहाँ मॉडरेट टू स्वेटी पे आपका डिप्रेशन आ जाए, वहां पे विदाउट मेडिकेशन डिप्रेशन ट्रीट नहीं होता ऑटोमेटिकली, और जस्ट काउंसलिंग से भी ट्रीट नहीं होता। वहां पे मेडिकेशन प्लस काउंसलिंग, ये दोनों तरीका इलाज जो है वो जरूरी होते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मेरे ख्याल और क्वेश्चन है एक, हमजा भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, तो मैं मैम से पूछना चाह रहा था कि मतलब मेरा कई लेव- जी जी, हमजा भाई आप कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद अब्दुल मोहित भाई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह ठीक रहे है। हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था कि मतलब मेरा किसी एक स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट नहीं बनता। मतलब कई दफा मैं एक काम को मतलब 1 या 2 दिन करता हूँ लगातार, इसके बाद मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो काइंडली इस बारे में गाइड कर दें कि मतलब ये किस वजह से हो रहा अच्छा, इंटरेस्ट नहीं बनता या कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है आपको, और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम के साथ आपको कोई और इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे स्लीप इश्यूज आ रहे हों या आपको कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट फील हो रहा हो,
इस तरह के कोई 2-3 और इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम या इंटरेस्ट नहीं बनता, और ये कब से ऐसा है, शुरू से ऐसा है या अब जाकर ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा आप अपनी सिम्टम को जरा एक्सप्लेन करें ताकि मैं उसका सही जो है डायग्नोसिस दे सकूं। जी मैम, मैं एक्चुअली आज से साल पहले तकरीबन थोड़ा सी डिप्रेशन में रहा था, तो उसके बाद ऐसे हो रहा था, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता, मतलब कोई बात कर रहा हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब वो दिल से उठ जाता है, बात करने को दिल नहीं करता, या कोई मतलब फोकस नहीं हो पाता बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मतलब मैं पूछना चाह आपने रहा था ये कि अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवाया है? नहीं करवाया था। नहीं करवाया था। अच्छा, डिप्रेशन जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई वो सिम्टम्स थी आप में मौजूद, या आप जस्ट एक सैडनेस को या टेंशन को डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं, या आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस किसी ने दिया था डिप्रेशन असल का? में मैम, असल में ये था कि मतलब फिजिकली तौर पे थोड़ी सी मतलब एक दो दफ़ा हार्ट बीट तेज हुई थी। उसके अलावा मतलब ये था कि इशू बना था ये, मतलब लेजर वगैरह खराब हो गया था, इस तरह वो मैंने चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर से मैंने मतलब मेडिसिन उन्होंने दे दी थी, लेकिन उन्होंने कोई थेरेपी वगैरह नहीं करवाई थी, वो मेडिसिन हाँ, से ही ठीक हो गया था। सही। अच्छा देखिए, अगर तो आपने प्रॉपर कोर्स किया हो मेडिसिन का, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ्स मेडिसिन लेते हैं इसमें, और मैक्सिमम वो आपकी कंडीशन पे डॉक्टर देखकर आपको बताता है कि आपने कितने अर्सा मेडिसिन लेनी है। होता ये है कि जो डिप्रेशन एंजाइटी, ये बहुत इनिशियली 1 या 2 मंथ्स आप मेडिसिन लो तो ये ठीक हो जाते हैं, और हाँ, लोग अक्सर क्या करते हैं कि 1 महीना या 2 महीना ली और आपका लगा कि आप बिल्कुल ओके हो गए हैं, आप मेडिसिन छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। इसका प्रॉपर एक कोर्स होता है, जिस तरह बाकी फिजिकल इश्यूज हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ये हेपेटाइटिस है, इसका एक कोर्स किया जाता है 9 मंथ्स का, या इसके जो इंजेक्शन का कोर्स है, सेम एज इट इज जो है डिप्रेशन, एंजाइटी और जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनका प्रॉपर कोर्स किया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम इसका प्रॉपर कोर्स ना करें और मेडिसिन को प्रॉपरली टेपर ना करें, तो रिलैप्स हो जाता है, मतलब वो सिम्टम्स दोबारा से वापस आ जाती हैं और पहले से सिवियरिटी पे आती हैं। तो मे बी आपने अपना डिप्रेशन मुकम्मल तौर पे उसका इलाज ना करवाया हो, तो अब आपको ये रिलैप्स सिम्टम्स आ रही हो, क्योंकि अगर आपको पहले डिप्रेशन का इशू रह चुका है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट अब आपको दोबारा से फील हो रहा है, और किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपके डेली एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो इट माइट बी डिप्रेशन। और ये अगर तो अभी बहुत माइल्ड लेवल पे है, तो ये जस्ट आपका काउंसलिंग से ट्रीट हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये इसकी वजह से आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इतनी कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस या स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आपको किसी माहिर नफ्सियात से जरूर रब्ता करना चाहिए। Assalamu alaikum, ma'am. I just want to ask कि different levels of depression का आप किस तरह signify करती हैं? सॉरी, आपने पूछा डिप्रेशन को किस तरह सिग्निफाई करते हैं? Levels of depression. लेवल ऑफ डिप्रेशन, देखिए इसमें आपकी असेसमेंट होती है, आपका जो माहिर नफ्सियात है वो आप असेस करता है जब आप उसके अपने सिम्टम्स बताते हैं, और उसमें कुछ चीजें सिवियरिटी पे होती हैं, और कुछ इसमें हम जो है वो क्वेश्चनियर या कुछ टेस्ट होते हैं वो भी यूज करते हैं, जिससे भी सिवियरिटी का लेवल पता चल जाता है कि ये माइल्ड पे है, मॉडरेट पे है या सिवियरिटी पे है। तो वो प्रॉपर टेस्ट के थ्रू भी क्वेश्चनियर टाइप टेस्ट होते हैं इसके रिटर्न में, और बाकी आपका जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या आपका साइकियाट्रिस्ट है, वो आपसे जब सिम्टम्स पूछता है तो वो उसको असेस कर लेता है कि ये आप कौन सी स्टेज पे हैं। अच्छा, Okay, अस्सलाम thank वालेकुम मैम। you. मेरा भी एक क्वेश्चन था। आई वांटेड टू आस्क, बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं। आई विल आस्क देम बोथ टुगेदर। नंबर वन, कि मेंटल हेल्थ को एनहेंस करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मतलब इज देयर एनीथिंग व्हिच वी कैन चेंज इन आवर हैबिट्स और इन आवर रूटीन? एंड सेकंडली, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर ओसीडीज? देयर आर सम ओसीडीज व्हिच आर अटैच्ड टू यू, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ऐसा है कि अभी तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो डायग्नोसिस पे चल रहा है, तो जब हम इसकी रेमेडीज की तरफ आएंगे तो मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, लेकिन मेंटल हेल्थ को आप बेटर कैसे कर सकते हैं या प्रॉपर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और ये बड़ा
मतलब एक इसको प्रॉपरली इस पे एम्फसाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम इतना नहीं है, तो आप मुझसे बुरहान के थ्रू पर्सनली आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो मैं इसको आपको पर्सनली ब्रीफ कर दूंगी। जी अभी हमारे इंशाल्लाह। पास इतना टाइम नहीं है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि मेंटल हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसमें 3 या 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में वॉक को ज़रूर शामिल करें। हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो कम से कम आप वॉक ज़रूर करें। और वॉक ज़रूरी नहीं कि आपने किसी गार्डन में ही करनी है या आपने किसी पब्लिक पार्क में करनी है। वो वॉक आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, आप अपने रूफ टॉप पे भी कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स की वॉक। वाटर इनटेक, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, क्योंकि जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हमारे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हम फिजिकल इश्यूज से भी और साइकोलॉजिकल इश्यूज से भी सेफ रहते हैं। और प्रॉपर नींद ये मतलब नहीं है कि 8 घंटे की नींद है तो आप दिन में 8 घंटे सो लें और रात में आप सारी रात जागते रहें। जो एक नेचुरल वे में स्लीप है, जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल वे रखा है कि रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए बनाया है, तो अपना एक प्रॉपर स्लीप साइकिल आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आप रात को टाइमली सोएं और सुबह में टाइमली उठ जाएं। और फोर्थ थिंग इज दैट प्रॉपर डाइट में आप सारी चीजें जो कि एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, आपको कैल्शियम, ये चीजें जरूरी हैं आपकी डेली लाइफ में, डेली इंटेक में, उसको प्रॉपरली कंज्यूम करें। अब जरूरी नहीं कि आप जो है वो गोश्त ही खाएं या आप इस तरह की चीजें लें। प्रॉपर डाइट, आप उसमें आपकी दालें, सब्जियां, आपका आपके जो है वो मीट प्रॉपरली शामिल होना चाहिए। अगर ये 5-6 चीजें आप अपनी डेली लाइफ में इसको रूटीन बना लेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा एक ये चीज कि जितना ज्यादा पॉजिटिविटी परसीव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इनहांस करते हैं। कम से कम नेगेटिविटी परसीव करें, वो चीजें जिनका डायरेक्ट आपसे लेना देना नहीं है और लेकिन वो नेगेटिव वे में लेकर जा रही हैं आपको, उनसे अवॉइड करें। तो आप हर इंसान जो है वो एक माशाल्लाह हेल्दी लाइफ गुजार सकता है मेंटली। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया मेंटल हेल्थ के हवाले से और डायग्नोसिस के हवाले से। और हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक हम इन इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, हम शायद इस चीज को रिजॉल्व ना कर सकें। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को इस चीज की अवेयरनेस भी दें, और एक दूसरे को जब हम मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरते देखें तो हमें उनसे मतलब एक तरह की सिंपैथी या फिर एम्पैथी होनी चाहिए कि हम उनको समझ सकें और हम उनसे कनेक्ट कर सकें, ना कि हम उनको छोड़ दें कि वो अगर कोई आइसोलेट होना चाह रहा है, किसी को आप देख रहे हैं कि वो अचानक से उसकी तबीयत में चेंज आ गया है, तो आप उसको अवॉइड ना करें, बल्कि आप उनसे करीब हों और उनसे डिस्कस करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने से वो प्रॉब्लम आधी हो जाती है। तो बी ओके का भी बेसिकली यही एक मैसेज है, और मेरे ख्याल है तमाम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी यही मैसेज है कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट करती है और ये उतनी ही रियल है जितनी फिजिकल हेल्थ है, और हमें इसके बारे में ओपनली बात करनी चाहिए। और जब हम बात करेंगे तब हम उसके बाद इसको रिजॉल्व करने की कंडीशन में पहुंचेंगे, स्टेज पे पहुंचेंगे। और मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमें आपने अवेयर किया बहुत सी चीजों के बारे में। इंशाल्लाह हम जल्द एक सेशन और अरेंज करेंगे जिसका नाम होगा सॉल्यूशंस। तो आज जो हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे, ताकि लोगों को कोपिंग स्ट्रेटजीज का पता लग सके कि वो कैसे अपनी लाइफ में नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं उस कंडीशन के साथ भी, और उस कंडीशन को खत्म भी कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट में या कोई कमेंट करना चाह रहा हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो वी आर डन विद द सेशन। एंड मैम, अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप
लोग जैसे आपने जो बात की, बहुत अच्छी बात की कि अगर किसी ऐसा पर्सन जो आपका बहुत करीबी दोस्त है, आपका घर वाला है, आपका फैमिली मेंबर है और आप उसको ये देखें कि ये अपनी पर्सनैलिटी से इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले बड़ा फ्रेंडली था, पहले बड़ा सोशल था, लेकिन अब ये सिचुएशन अवॉइड कर रहा है, ये अलग-थलग रह रहा है और उसके मूड चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको अकेला मत छोड़ें। उससे डिस्कस करें, उससे बात करें और अगर आपको लगे कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है और इस तरह का इश्यू है कि वो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते आप अपनी बेस पे, तो फिर उसको किसी न किसी माहिर नफ्सियात के पास ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ की वज़ह से बहुत सारे आप ये देखें कि कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो जस्ट अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी को, बता नहीं पाते। अगर उस मौके पे उनको कोई हमदर्द मिल जाए, उनको कोई साथी मिल जाए, उनको कोई सुनने वाला मिल जाए, तो कितनी जानें हम बचा सकते हैं। तो प्लीज़ एक-दूसरे का साथ दें, अपना साथ दें। इसी तरह हम जो है वो अपने माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। बहुत जी मैम, शुक्रिया थैंक यू बुरहान। सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम, आपने ज्वाइन किया। मेरे ख्याल हमजा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में। जी हमजा। नहीं भाईजान, वो वैसे ही ना माइक अनम्यूट हो गया था, कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच, कोई जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने ज्वाइन किया और आपने करेज शो किया और इस टॉपिक के बारे में आपने बात की, आपकी कंट्रीब्यूशन है और अल्लाह आपको इसका अजर भी दे। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक जो नेक्स्ट वेबिनार है हमारा सॉल्यूशंस का, उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन और द मीटिंग इज ऑफिशियली ओवर। Thank और you so much. जी, यू वेलकम। Thank you. थैंक यू सो मच जी।